नमस्कार, मैं आयुष शर्मा आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर आयुष मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपना वही टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे जो अपना चल रहा था रियल नंबर। उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आप हर क्वेश्चन को जो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊं, हर क्वेश्चन को आप अपने हाथ से ज़रूर करके देखें। कोई भी बुक का, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो, चाहे मिसलिनियस का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन हो आप उनको अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व करें। आप जितने सॉल्व करोगे ना उतने क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से सॉल्व होते चले जाएंगे। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में एक कहावत फेमस है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने आप परफेक्ट होते चले जाओगे। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता है जैसे कि टाइपिंग सीखने जाते हैं ना अपन, तो जब टाइप करते हैं तो उंगलियों को वो वर्ड अपने धीरे धीरे जब स्टार्ट करते हैं, शुरू में तो एक एक वर्ड अपन को कंसंट्रेशन से सीखना पड़ता है उस टाइप में। लेकिन जैसे जैसे अपन उनकी प्रैक्टिस करते जाते हैं, जैसे जैसे हमको टाइम होता जाता है, महीना 2 महीना अपन सीखते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि फिर आपको आँखों को उस पर लाने की जरूरत नहीं होती। आप आँख को कहाँ देखोगे? स्क्रीन पे देखोगे कंप्यूटर के, और उंगली अपने आप टक 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 आपकी क्या करेंगी? टाइपिंग करेंगी। ऐसे ही अपना मैथ है, जितनी आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना उतने क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, उतनी ही आपकी क्वेश्चन करने की पहली बात तो जो स्पीड है वो बढ़ेगी। बोर्ड में सबसे बड़ी बात जो होती है वो स्पीड की होती है। काफ़ी होशियार बच्चे भी पीछे रह जाते हैं केवल स्पीड की वजह से। वो क्या है, कर नहीं पाते। कहते हैं सर पेपर करके आते हैं, सर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रह गया था, लास्ट क्वेश्चन कॉपी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो वो ये तो केवल बहाने होते हैं, ये कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि पेपर उसी हिसाब से कंडक्ट किया जाता है, उस हिसाब से बनाया जाता है कि बच्चा 3.25 घंटे में पेपर कंप्लीट कर दे। पेपर कंप्लीट करने का टाइम होता है 3 घंटे। 15 मिनट आपको किस में लग जाती हैं? दोबारा उस कॉपी को चेक करने में। इसलिए आप खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन याद रहें कि हमें कैसे करना है। संग में आपकी टाइम लिमिट बढ़े, आपकी कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे बार बार, क्वेश्चन मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, तो कैलकुलेशन पावर आपकी बढ़ेगी। ठीक है ना? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, और जो नहीं आए समझ में आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उन क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। तो अपना एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें 2 क्वेश्चन रह गए थे अपने लास्ट, उसके बाद अपन 2.3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्टार्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उस स्पोर्ट फील्ड, जैसे कि ये स्पोर्ट फील्ड है, इस स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ क्या है? सर्कुलर पाथ है, गोल रास्ता बना हुआ है घूमने का। तो वहाँ पर एक रमन नाम का लड़का है। रमन टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। रमन को ऐसे राउंड चक्कर लगाने में, इस फील्ड का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। वहीं पे एक अनुप्रिया नाम की लड़की है, तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं उसी राउंड को कंप्लीट करने में। मतलब कि जब रमन दौड़ता है तो उसे 18 मिनट लगते हैं कंप्लीट करने में। वहीं पर जब अनुप्रिया दौड़ती है तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं उसी चक्कर को कंप्लीट करने में। ठीक है, दोनों साथ दौड़ रहे हैं। और वो क्या कर रहा है? सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही जगह से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड द सेम टाइम, एक ही टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और जा भी दोनों कहाँ रहे हैं? एक ही डायरेक्शन है। मतलब सब कुछ एक है, सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन और सेम टाइम, तीनों की तीनों कर रहे हैं। वहाँ से दौड़ना वो स्टार्ट करते हैं, तो वो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद आपस में मिलेंगे। ओके, अपन देखते हैं क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अच्छा, मेरे पास काफ़ी बच्चों की ये बात भी आई थी, सर आप हिंदी नहीं बोलते बीच में, तो मैं हर एक क्वेश्चन में अब हिंदी भी यूज़ किया करूँगा। जो आपके समझ में ना आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है वो, कि रमन टेक्स टाइम। रमन को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट लगते हैं। वहीं पे अनुप्रिया टेक्स टाइम, अनुप्रिया को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। अच्छा, जो इसमें कौन तेज भाग रहा है? अनुप्रिया की रमन तेज भाग रहा है? इसमें भाग रही है अनुप्रिया तेज, क्योंकि अनुप्रिया जल्दी आ रही है, 12 मिनट में उस राउंड को कंप्लीट करके आ रही है। वहीं पे जो रमन है वो 18 मिनट में लौट के आ रहा है। तो टाइम किसको ज़्यादा लग रहा है? रमन को ज़्यादा लग रहा है। कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है दोनों में? 6 मिनट उसमें क्या लग रहे हैं? ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है ना? तो अपन जब भी ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि 2 आदमी एक ही जगह से स्टार्ट करें, 3 आदमी एक ही जगह से दौड़ना स्टार्ट करें, फिर वो दोबारा आपस में कब जाके मिलेंगे, या फिर 2 घड़ी की सुइयाँ दोनों एक ही समय पे एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करती हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो वो आपस में कब मिलेंगी। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा गांठ मार लीजिए, याद कर लीजिए कि आपको लासा ही निकालना है, LCM ही निकालना है हर एक क्वेश्चन में।
जब भी ऐसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कितने समय में वो आपस में मिलेंगे, वहाँ पे आप क्या लगा लोगे, लासा निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, ठीक है। तो अपन 18 की आपको फैक्टर करना कर बताया था, क्या होंगे 2 × 3 × 3 मतलब कि 2 × 3 की पावर 2 फैक्टर हो गए, गुणनखंड कर दिए। ऐसे ही 12 के गुणनखंड क्या होंगे 2 × 2 × 3 मतलब कि 2 की पावर 2 × 3। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है। लासा किसका, 12 का और 18 का, लासा कितना होगा, मैंने आपको कल बताई थी प्रोडक्ट, यार वीडियो लगी, लासा कल मैंने निकालना आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ दोनों का जो प्रोडक्ट है वो उसमें भी कैसी पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर सबसे ज़्यादा अधिक घात जो होगी दोनों में वो आपको लेना है। तो इन दोनों में 2 की अधिक पावर कौन सी है, दोनों पे ज़्यादा घात कौन सी है, 2 की पावर 2। 3 में कौन सी है, 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 9 चौक कितने हो गए 36। तो ये कितना आ गया 36 मिनट, क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या थे, टाइम थे, वो 12 मिनट था और वो क्या था 18 मिनट। जब दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो वे कितने मिनट बाद आपस में मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद वो आपस में मिल जाएंगे। आई कि नहीं आई बात समझ बताइए। तो लिख देंगे दे विल मीट आफ्टर 36 minutes। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ जी, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, एक सेमिनार हुई, उस सेमिनार में कुछ लोगों ने हिस्सा लिया। तो जो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड थे उसमें कितने लोग थे, हिंदी से रिलेटेड 60 लोग थे। इंग्लिश से रिलेटेड कितने लोग थे, 84 लोग थे। और मैथमेटिक्स से मतलब मैथ से रिलेटेड कितने लोग थे, 108 लोगों ने भाग लिया, 108 लोगों ने हिस्सा उसमें लिया। इफ़ द इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन ईच रूम, अगर हर एक रूम में हर एक सब्जेक्ट के बराबर बराबर लोगों को बैठाया जाए, बराबर बराबर लोग, ऐसे कि मान लो हिंदी के 6 लोग बैठ गए, इंग्लिश के भी 6 बैठ गए और मैथ के भी 6 बैठ गए, मतलब बराबर हर एक रूम में बराबर बैठाया जाए, तो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम, तो कम से कम कितने रूम उसमें चाहिएंगे। अच्छा, कल की बात अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था जब एलसीएम लेते हैं तो अपन ग्रेटेस्ट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्राइम नंबर देखते हैं, नहीं देखते। ऐसे ही अगर एचसीएफ अगर निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट नंबर, हाईएस्ट नाम है उसका तो उसमें लीस्ट यूज में आता है, उल्टा करते हैं कल, अगर आपको ध्यान हो। और जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी थी तो वो दोबारा मेरे चैनल पे जाके वीडियो को दोबारा अगेन देख सकते हैं। तो उसमें आप देखिएगा मैंने लिखा था प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ एवरी ऑफ कॉमन प्राइम नंबर, जो कॉमन प्राइम नंबर है उनमें क्या करते हैं अपन, जो दोनों में कॉमन है प्राइम नंबर उनका लीस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो अपन लेते हैं पावर। तो वही अपन को करना है, इसमें लिस्ट पूछ रहा है, इसका मतलब सीधी बात हमें पता पड़ गई, अपन उनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ हमको निकालना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इक्वल टू कितने लोग हैं हिंदी के 60। ऐसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन इंग्लिश, इंग्लिश के कितने लोग हो गए अपने 84। ऐसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन मैथ्स, मैथ्स में कितने लोग हो गए अपने 108। मैंने कहा था सबके क्या करने हैं अपन को, फैक्टर करने हैं। तो 60 के फैक्टर क्या होंगे बताइए, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 84, 84 क्या होंगे 2 × 2 × 3 × 7। नेक्स्ट है अपना 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो ये अपने इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे, 3 7 3 54 दुनिया 108। तो ये कितना हो गया अपना 2 की पावर 2 × 3 × 5, ये हो गया 2 की पावर 2 × 3 × 7, और ये हो गया अपना 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3।
अपन को क्या निकालना है, इन तीनों का HCF निकालना है, मतलब कि मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तीनों में मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट नंबर, तीनों में लीस्ट पावर जो होती है, सॉरी लीस्ट पावर। तीनों में कॉमन क्या है पहले तो आप ये देखिए, 2 कॉमन है क्या तीनों में, है प्राइम नंबर। लीस्ट पावर क्या है, तीनों में सेम है पावर, तो ये ले लेंगे अपन 2 की पावर 2 इंटू 3 कॉमन है क्या तीनों में, देखिए यहाँ पर देखिए तीनों में 2 कॉमन था, और यहाँ पे तीनों में क्या है 3 भी कॉमन है। 3 की लीस्ट पावर, इन पे कुछ नहीं तो अपन 1 मानते हैं, तो 3 की पावर 1। 5 तीनों में नहीं है और 7 भी तीनों में नहीं, मतलब ये कॉमन नहीं होगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 3, 4 3 जा 12। ठीक है, मतलब कि एक रूम में कितने लोग बैठेंगे, 12 लोग बैठेंगे हर एक सब्जेक्ट के। जैसे कि हिंदी के 12, उसके 12 और उसके 12, ऐसे कर करके कितने लोग बैठेंगे हर एक रूम में, 12। तो ये तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आए अभी निकल, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट तो थे 60 मेंबर तो थे, 84 मेंबर तो थे, 108 मेंबर तो थे, तो ये उनका HCF आया है। तो ये कितने आए, ये पार्टिसिपेंट निकल के आए। उसने क्या पूछा है, यहीं पर ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं, इतना क्वेश्चन करके उसको छोड़ देते हैं, जबकि उसने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट नहीं पूछा, उसने पूछा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम। रूम के रिक्वायर्ड नंबर बताइए, कितने रूम उसको चाहिए। तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, कितने रूम उसको चाहिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट कितने हैं, या फिर सॉरी पार्टिसिपेंट जो भी हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, अपॉन में पार्टिसिपेंट इन ईच रूम, एक रूम में कितने बैठ रहे हैं लोग। भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं और एक रूम में कितने बैठ रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं अपने पास, 60 + 84 + 108 डिवाइडेड बाई पार्ट ऑफ ईच रूम, एक रूम में कितने लोग बैठ रहे हैं, 12 बैठ रहे हैं। आ रही बात समझ में, कितने लोग बैठ रहे हैं, 12 बैठ रहे हैं। इनको आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 250 में आप 12 को डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 21। तो कितने लोग बैठ रहे थे एक रूम में, 12, और कितने रूम चाहिए आपको बैठाने के लिए, लिस्ट कम से कम 21 रूम आपको बैठाने के लिए चाहिए। तो आ गई आपकी समझ में, ये वाला क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन था एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। अब अपन 2.3 स्टार्ट करेंगे। पॉज द वीडियो एंड डू नोट इट डाउन, ठीक है। आइए अब अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3। इस 2.3 में अपने पास क्या है, हमें इरेशनलिटी प्रूव करनी है, मतलब जो हमारे पास इरेशनल नंबर हैं उनको प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल होते हैं। मैंने आपको आइए तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन देखेंगे, एक्सरसाइज 2.3 में इरेशनलिटी हमें प्रूव करनी है। और इरेशनलिटी में हमें क्या करना है, मैंने आपको जब नंबर्स बताए थे उसमें बताया था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं, मतलब कि परिमेय संख्याएं होती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनको अपन P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, वो कौन से होते हैं, अपने इरेशनल नंबर होते हैं। मतलब कि ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अशांत संख्याएं, मतलब कि जो दशमलव संख्याएं पॉइंट के बाद रुकती ना हो, 0.7707 8 ऐसे करके आगे बढ़ती, जहाँ रुके ही ना पॉइंट के बाद, वो अशांत संख्याएं। साथ में क्या हो, नॉन रिकरिंग हो, मतलब कि रिपीट भी ना हो रही हो, नॉन रिकरिंग, जो कि रिपीट भी ना होती हो आगे जाके, नंबर एक भी रिपीट ना हो, वो कौन से नंबर कहलाते हैं, अपने इरेशनल नंबर कहलाते हैं, मतलब कि अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया है, और पाई हो गया। ये सब वैल्यू क्या होती हैं, अपनी अपरिमेय संख्या होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो इनको अपन क्या करने जा रहे हैं, इरेशनलिटी इनकी प्रूव करने जा रहे हैं कि यहाँ वास्तव में ये नंबर क्या होते हैं, इरेशनल प्रूव होते हैं। तो इनको इरेशनल प्रूव करने के लिए अपन के पास एक मेथड होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले तो, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर।
हमें ये प्रूव करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, इसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी, तो मैं इस बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है, अपरिमेय प्रूव करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने आपको मेथड बताया था, कौन सा मेथड यहाँ काम में आता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई चीज़ रॉन्ग है, उस चीज़ के लिए हम एज्यूम करते हैं मतलब मानते हैं कि वो चीज़ क्या है, राइट है, वो चीज़ सही है, और फिर उस सही चीज़ के ऊपर अपन कुछ सॉल्यूशन करते जाते हैं। लेकिन जब सॉल्यूशन करते हैं तो हमें आगे जाके पता पड़ता है कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था, जो हमने एज्यूम किया था, वो क्या है, वो हमारा रॉन्ग था। मतलब कि हमारे कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम कर लिया था, जबकि वो वास्तव में था क्या, रॉन्ग था। मतलब कोई चीज़ रॉन्ग थी, हमने उसको क्या एज्यूम करा, पहले राइट एज्यूम करा कि वो चीज़ सही है, सही पर फिर हमने आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करा तो नीचे हमारा आंसर क्या आया, रॉन्ग आया। इसका मतलब हमने जो चीज़ एज्यूम की थी वो क्या थी, हमारी रॉन्ग थी, जबकि जो रॉन्ग चीज़ थी वही क्या था, सही था। आया समझ में? कोई बात नहीं, अगर नहीं आया समझ में अपन क्वेश्चन देखते हैं। आप ये कहोगे सर क्या कर रहे हैं, गलत था सही था, तो अपन क्वेश्चन देखते हैं तो आपके समझ में आएगा। इस मेथड को ही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया था कि अपन क्वेश्चन किस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे तरीका होता है इसका। मैंने आपको कहा था कोई चीज़ रॉन्ग है, सबसे पहले क्या है, उसने कह दिया कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो लेट P and Q आर 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर है, ठीक है। जैसे मैं कि हम सबसे पहले क्या एज्यूम कर रहे हैं कि √2 इज ए रेशनल नंबर है, जबकि हम उसको क्या देखेंगे, हम √2 को एक रेशनल नंबर मान के चलेंगे, एज्यूम करेंगे कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो √2 रेशनल नंबर होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। भाई P/Q की फॉर्म में हमने लिख दिया, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, सीधा ये है कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये हमने यहाँ से एज्यूमशन स्टार्ट कर लिया कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में लिख दिया। तो बाय सॉल्विंग कॉमन फैक्टर्स ऑफ P and Q we get A and B टू को प्राइम नंबर्स। P और Q को सॉल्व करने के बाद हमें 2 A और B क्या मिलेंगे, को प्राइम नंबर मिलेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए P/Q की वैल्यू है 15/25। 15 को मैं क्या ले सकता हूँ, 3 × 5, और 25 को मैं क्या ले सकता हूँ, 5 × 5। तो 5 से 5 कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब इसके जो कॉमन फैक्टर है, मैंने क्या लिखा है, बाई सॉल्विंग बोल दी, चाहे आप यहाँ पे लिखिए कैंसिलिंग, बाई कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर्स ऑफ P and Q। P और Q के जो कॉमन फैक्टर थे, दोनों के 5 कॉमन थे। दोनों को कैंसिल करने के बाद मुझे जो नंबर प्राप्त होंगे वो नंबर क्या होंगे, A और B होंगे। और A और B दोनों नंबर कैसे होंगे, को प्राइम नंबर, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। को प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे प्राइम नंबर जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। देख लीजिए ना, तो 3 कोई कॉमन नहीं दोनों में, दोनों ही प्राइम नंबर हैं अपने अलग अलग, दोनों का SCF बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम। तो A और B कैसे नंबर आ गए अपने पास, अब को प्राइम नंबर आ गए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ √2 इज इक्वल टू A/B। तो यहाँ पे वेयर A and B आर को प्राइम। A और B कैसे नंबर हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। मैं इस B का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, √2 B इज इक्वल टू A। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये प्रोसेस है इसको करने की, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पर। तो √2 B का स्क्वायर और यहाँ पे A का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, और B का स्क्वायर क्या होगा, B² इज इक्वल टू A², ठीक है। मैं आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस 2 को मैं यहाँ पे ले आ सकता हूँ डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा, B² इज इक्वल टू A²/2। इसका मतलब क्या है, 2, इट इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स
ए स्क्वायर, टू किस में, टू का डिवाइड किस में जा सकता है, ए स्क्वायर में, एंड टू डिवाइड्स ए ऑल्सो। जब ए स्क्वायर में टू का डिवाइड जा रहा है तो ए में भी टू का डिवाइड चला जाएगा ना। ठीक है, ये बात आ गई यहाँ पे निकल के। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, जब ए में टू का डिवाइड जा रहा है तो कोई नंबर निकल के आएगा, जब डिवाइड जाएगा तो हम उसको सी मान सकते हैं। तो मैं टू का इसमें सी में मल्टीप्लाई कर दूँ, ए बराबर क्या आ जाएगा 2c। फिर दोबारा से वही प्रोसेस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर। बताइए आई कि नहीं है बात समझ में भैया, आई कि नहीं आई भाई। ए स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 2b स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2b स्क्वायर लिख सकता हूँ। बच्चों बताओ, ए स्क्वायर की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 2b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह मैंने 2b स्क्वायर लिख दिया। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। इस 2 को यहाँ डिवाइड में लिया हूँ मैं, तो b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मतलब कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट 2 ऑल्सो डिवाइड b। देखिए क्या आया यहाँ पे 2 डिवाइड्स ए, पहले तो यहाँ पे 2 का ए में डिवाइड जा रहा था, अब इस 2 का किस में डिवाइड भी जा रहा है, बी में भी जा रहा है। मतलब कि दोनों में जा रहा है, ए में भी जा रहा है और बी में भी जा रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, 2 दोनों को क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। भाई ए में भी इसका डिवाइड जा रहा था और बी में भी इसका डिवाइड जा रहा था, तो दोनों में क्या हो गया, ये कॉमन फैक्टर हो गया। जबकि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, हमने ए और बी क्या लिए थे, दोनों को प्राइम नंबर लिए थे नहीं लिए थे। इसका मतलब हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन थी वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। हमारी जो हाइपोथेसिस थी, जो हमारी सोच थी वो क्या थी, गलत थी। हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था, गलत था। आई बात समझ में। तो जो 2 ऑल्सो डिवाइड ए, तो लिख देंगे 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। मतलब कि अब हम यहाँ पे लैंग्वेज लिख देंगे आगे कि ए और बी क्या हैं, दो। हमारे जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो क्या था, रॉन्ग था। हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो क्या था, रॉन्ग था। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, आगे की जो आपकी लैंग्वेज है उसको, इनको हटा के क्वेश्चन को। आवर contradiction is wrong, so √2 is a irrational number। ये √2 क्या हो गया, एक irrational नंबर प्रूव हो गया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक और करके देखते हैं उसी तरह का। फिर अपन अपना एक स्टेप मेथड चेंज करेंगे कि कौन से तरीके के और क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अपन प्रूव करेंगे कि √5 इज इरेशनल नंबर। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये अपन क्या कर रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन मैंने आपको मेथड बताया था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि √5 लेट P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है, दो इंटीजर हैं। तो √5 को अपन क्या मान के चलते हैं, √5 को अपन क्या मान के चलते हैं, रेशनल नंबर मान के चलते हैं। तो इसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट लिख देते हैं, यहाँ पे भी एज्यूम लिख सकते हैं, आप जो लिखना चाहें। एज्यूम दैट वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो बाई कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर्स of P and Q we get A and B को प्राइम नंबर्स। हमें क्या मिलते हैं, A और B को प्राइम नंबर मिलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब √5 को A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसे B का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √5B = A। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करने पर। फिर यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा √5B का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा A का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होता है
और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और ए का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। 5 का अपन इसमें क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। मतलब कि अब इससे हमें क्या पता पड़ता है, इट इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए। 5 का किस में डिवाइड जा रहा है, 5 का ए में भी डिवाइड जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या करेंगे, अब जब ए में 5 का डिवाइड जा रहा है मतलब कि कोई नंबर आएगा वो क्या होगा अपना सी नंबर होगा। नेक्स्ट जो भी नंबर आएगा अपना क्या होगा वो सी होगा। तो अब मैं 5 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ए बराबर 5c हो गया ये। फिर दोबारा से मुझे स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5c का स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या थी ए स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे 5b स्क्वायर। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आपको याद रखनी है। 5 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c इसका मतलब कि 5 का बी में डिवाइड जा रहा है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी। 5 का किस में डिवाइड भी जा रहा है, बी में भी डिवाइड जा रहा है। अभी हमने देखा था ए और बी कैसे प्राइम नंबर हैं, को प्राइम है। 5 ऑल्सो डिवाइड है, 5 का ए में डिवाइड ए में 5 का डिवाइड जा रहा है और बी में भी 5 का डिवाइड जा रहा है। मतलब कि 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। सो our hypothesis is wrong by contradicts we can say that root 5 is इरेशनल नंबर। रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो क्या थी, रॉन्ग थी। हमने जो सोचा था वो गलत सोचा था। ठीक है, पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हमें करना है प्रूव दैट 6 प्लस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। 6 प्लस रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसमें ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अपन ने अब रूट 2 का देख लिया, एक रूट 5 का देख लिया। उस तरीके से आप रूट 3 का, रूट 7 का, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और आप आगे करके देखना। मैंने रूट 2 का और रूट 5 का करा दिया, आप रूट 3 का करके देख लेना, रूट 7 का करके देख लेना। उसके बाद मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर आप उस तरह के क्वेश्चन भी करके देखना। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, प्रूव करना हमें कि 6 प्लस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। 6 प्लस रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले अपन क्या प्रूव एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट 6 प्लस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। 6 प्लस रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये तो था, अपन रॉन्ग चीज़ को राइट एज्यूम करते हैं। सो 6 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते आसानी से, बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। और फिर अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाई कैंसलिंग कॉमन फैक्टर्स ऑफ P and Q we get A and B को प्राइम नंबर। हमें क्या मिलते हैं, को प्राइम नंबर मिलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 6 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, जहाँ पर ए और बी क्या है अपने को प्राइम नंबर है। ठीक है ना, को प्राइम नंबर जिनकी कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो अपन क्या करना है अपन को, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपको इरेशनल नंबर मतलब जो रूट 5 है उसको एक ही साइड में रहने दो, बाकी जो नंबर है उसको कहाँ ले जाइए, आप उधर चला के ले जाइए। तो रूट 5 को मैं इधर रहने दे रहा हूँ और 6 को यहाँ पे ला रहा हूँ। तो 6 यहाँ प्लस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे इनका अपन, लासा ले लेंगे, बी आ जाएगा, बी से बी कटेगा, ऊपर ए
1 का p में डिवाइड होगा तो 1 आए b आएगा और b का 6 होगा तो 6b। एलसीएम ले लिया अपन ने, ले ली नहीं ले ली बताइए। अब ये जो पूरा नंबर है इसमें कहीं भी रूट के डिजिट है नहीं है ना, ये पूरा नंबर कैसा है अपना इरेशनल नंबर है, जबकि ये वाला नंबर कैसा है पूरा अपना इरेशनल नंबर। अपन पहले प्रूव कर चुके हैं √5 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे a - 6b/b इज ए रेशनल नंबर, बट √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है, √5 इरेशनल नंबर है। सो y कॉन्ट्राडिक्ट्स, वी कैन से दैट सिक्स प्लस √5 इज ए इरेशनल नंबर। भाई आप बताओ, कभी भी कोई रेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं क्या? ये रेशनल हो और ये रेशनल हो, ये कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? रेशनल और रेशनल नंबर कभी नहीं हो सकते। हाइपोथेसिस अपनी रॉन्ग है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हम क्या कह सकते हैं कि जो 6 + √5 जो पूरा ही नंबर था वो क्या था? रेशनल नहीं था, वो नंबर क्या था हमारा? इरेशनल नंबर था। मतलब ये वाला पार्ट भी अपना क्या है? कोई ना कोई इरेशनल वाला पार्ट है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए इसमें अब एक और तरीका क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें कि √p + √q इज ए इरेशनल नंबर। √p + √q क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा आप एक बात ध्यान रखिए, ये याद रखिए, इरेशनल नंबर है ना वो एक तरह से गंदी मछली है, कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इरेशनल नंबर एक गंदी मछली है। तो ये इरेशनल नंबर जिसके साथ भी जुड़ेगा, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जिसके साथ भी डिवाइड करेगा, उसको भी क्या कर देगा? इरेशनल बना देगा। अगर कोई रेशनल नंबर है पहले से जो अगर उसके संग जुड़ गया, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, तो वो उसको भी क्या बना देगा? इरेशनल बना देगा। जैसे कि मान ली 2 है अपना रेशनल नंबर है, इसके साथ अगर √5 आके जुड़ जाए तो क्या बन गया? ये इरेशनल बन गया। इसी 2 में अगर √5 पे डिवाइड हो जाए तो भी ये इरेशनल नंबर बन गया। इसी 2 में √5 आके मल्टीप्लाई में आ जाए तो भी क्या होगा? ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जब भी कोई नंबर में कोई इरेशनल नंबर आके ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, उसको भी ये क्या बना जाता है? इरेशनल बना जाता है। ये गंदा बच्चा है मान लीजिए क्लास का, और बच्चों को भी बिगाड़ देगा अपने साथ। हमेशा ऐसे बच्चों से सावधान रहिए, दूर रहिए ऐसे बच्चों से। जिन बच्चों को आगे बढ़ना है, जिनको प्रोग्रेस करनी है, वो ऐसे लोगों से क्या रहें? हमेशा दूर रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अब देखिए √p + √q अपने को क्या करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इरेशनल नंबर अपन कैसे प्रूव करेंगे? देखिए सबसे पहले वही लेट √p + √q इज ए रेशनल नंबर। इसको अपन क्या एज्यूम करेंगे? रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। तो रेशनल नंबर है मतलब कि √p + √q। अब यहाँ पे p और q तो पहले से आ गए, तो मैं यहाँ पे a और b ले लेता हूँ, ठीक है। रेशनल नंबर की फॉर्म लिख दिया, वेयर a एंड b आर को-प्राइम, a एंड b आर को-प्राइम नंबर, ठीक है भाई साहब, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड। मुझे क्या करना है? यहाँ पे स्क्वायर करना है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आप स्क्वायर क्यों कर रहे हो? आप पहले वाले क्वेश्चन में तो नहीं किया था। पहले वाले में क्या था? 6 + √5 मतलब एक नंबर इरेशनल था, एक रेशनल था, तो मैं इस नंबर को वहाँ ले गया था। लेकिन इनमें तो दोनों ही इरेशनल नंबर हैं, किसको ले जाऊँ? तो पहले इनमें से किसी भी एक या दो नंबरों को मैं रूट में से बाहर निकालूंगा। रूट में से बाहर नंबर कब आएगा? जब उसका हम स्क्वायर करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √p + √q का स्क्वायर होगा और यहाँ पे a/b का स्क्वायर। ये a + b के होल स्क्वायर से खुल जाएगा, a² + b² + 2ab, 2 × a × b इज इक्वल टू a² b²। √p का स्क्वायर क्या होगा? p, √q का स्क्वायर क्या होगा? q, प्लस में 2 √p √q इज इक्वल टू a² b²। अब मैं क्या करूँ? ये दोनों नंबर रूट से बाहर आ गए, मुझे ये करना था। दोनों को मैं क्या करूँगा? उधर ले जाऊँगा, और ये दोनों नंबर कहाँ जाएंगे? अंदर, p और q अंदर आ जाएंगे, और ये नंबर कहाँ चले जाएंगे अपने?
माइनस के ओके उधर प्लस के थे दोनों, तो उधर क्या हो जाएंगे दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये पूरे नंबर कैसे हैं अपने रेशनल नंबर है और ये नंबर कैसा है रेशनल है, तो लिख देंगे अपन क्या लिखें, इस 2 को भी यहाँ से हटा देता हूँ, 2 भी यहाँ डिवाइड में चला जाएगा इनके में, तो मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ कि रूट पी क्यू आर इरेशनल नंबर एंड ए स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू अपॉन 2 आर रेशनल नंबर। तो अवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, हमारी जो सोच थी वो गलत है, तो बाई कॉन्ट्राडिक्ट्स रूट पी प्लस रूट क्यू इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, आगे समझ में? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।